फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़ा है सर, तो जो चीजें 2-3 को बचा उसको भी समझ लेते हैं। पहला यूज सर इसका इन्फिनेटिव में, और इन्फिनेटिव का मतलब हम लोग बार बार बताते आ रहे हैं कि टू और वर्ब का यूज करना। इन्फिनेटिव मतलब सीधा सीधी कोई भी शब्द में या क्रिया जो भी हो उसके लास्ट में नाना नानी आना चाहिए। पढ़ना, लिखना, सोना, मतलब पूरा के पूरा वर्ब का साफ सुथरा रूप। जैसे हम लोग को मैं पढ़ूंगा, इसमें ना नहीं आया है, क्रिया यूज हुआ लेकिन क्रिया का बढ़िया वाला फॉर्मेशन नहीं यूज हुआ है, क्योंकि जो मेन रूप है क्रिया का वो होता है टू के साथ में, मतलब पढ़ना था टू रीड, लिखना टू राइट, ऐसे। लेकिन जो हम लोग यूज करते हैं उसको आधा अधूरा यूज करते हैं, पढ़ूंगा, लिखूंगा, उसमें हेल्पिंग वर्ब ऐड कर देते हैं, जिसकी वजह से टू गायब हो जाता है। कहता है जब हम पूरा दिख ही नहीं रहे तो हम पूरा क्यों आए, ऐसे बोलता है। लेकिन जब इन्फिनेटिव का हम बात करते हैं तो इन्फिनेटिव में हम पूरा दिखेंगे तो हमको पूरा इंग्लिश में भी दिखाइए और हिंदी में भी दिखाइए, ये कहता है, ठीक है। तो इन्फिनेटिव का यूज करते हैं कि इन्फिनेटिव में इसका क्या स्ट्रक्चर चलेगा, सब्जेक्ट, शैल विल, वी1, उसके बाद में हम लोग इन्फिनेटिव का यूज करेंगे। इन्फिनेटिव मतलब है कि टू और वर्ब यूज करना है, जो वर्ब है ना उसके बाद में इन्फिनेटिव वर्ब यूज कर सकते हैं अदर वर्ड। जैसे एग्जांपल फॉर सर, तुम चाय पीना चाहोगे, अब चाय पीना सर, तो यू विल वांट, चाहना हो गया, चाहेंगे, वांट टू टेक, टेक मैंने पीना या लेना, इसी को बोलते हैं लोगे या पियोगे, ठीक है ठीक। यहाँ पर क्या हुआ सर, वर्ब के बाद में फिर से टू के साथ में फिर से वर्ब हुआ, मतलब यू विल टेक, यू विल वांट, मतलब कि तुम चाहोगे टू टेक टी, चाय पीना या चाय लेना, जो भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो ये चीजें है, तो पीना यहाँ पूरा पूरा ना का यूज हुआ है सर, तो चाय पीना, पूरा चाय पीना, तो टू टेक, पीना टू टेक, या लेना टू टेक, ये पूरा बात होता है। वह लाल किला घूमने जाएगा, घूमने, पूरा ना नहीं साफ साफ पता चल रहा है सर, तो ही विल गो टू विजिट द रेड फोर्ट, टू विजिट घूमने जाना या वहां जाना, ठीक है ना, कहीं पर जाने को बोलते हैं तो विजिट बोलते हैं कि तुम जाना वहां पे। तो इस तरीके से हम लोग इन्फिनेटिव का बात करते हैं। गो भी ऐसे लिख सकते हैं कि टू गो, जाएगा, जाना, लेकिन घूमने का बात बोल रहा है, लाल किला घूमना, तो विजिट किसी के पॉइंट के बात कर रहा है तो हम वहां जाएंगे। मार्केट में जा रहे हैं सर, तो मार्केट में मतलब मार्केट में तो पूरा मार्केट है, लाल किला मतलब खाली लाल किला है, तो हम वहां पर विजिट करने जा रहे हैं, वहां पर जा करके देखेंगे, ऐसा चीज का यूज होता है। ये चीजें था हम लोग को सिर्फ और सिर्फ इन्फिनेटिव में यूज करना है। इसी स्ट्रक्चर पर आपको पूरा का पूरा ट्रांसलेशन इन्फिनेटिव बनाना पड़ेगा, जो भी कुछ आएगा बाद में फिर लगाना। स्ट्रक्चर देखिए, जो बचता है सब बाद में। उसके बाद में हमारे पास में आता है ये स्ट्रक्चर बी के बारे में। यहाँ पर हम हेडिंग डालना भूल गए क्या यार, अच्छा हेडिंग तो है, पढ़ना भूल गए हैं। अच्छा देखिए यहाँ पे यूज ऑफ टू बी विथ मेन वर्ब, मेन वर्ब के साथ में बी का यूज कहाँ होता है वो चीज को समझना है ध्यान से। स्ट्रक्चर इसका देख लेते हैं पहले। सब्जेक्ट, शैल बी, विल बी, सब्जेक्ट के बाद में डायरेक्टली शैल बी और विल बी, एडजेक्टिव या नाउन हो सकता है, और अदर वर्ड। इसमें देखो कहीं पर वर्ब लिखा हुआ ही नहीं है, मतलब बी का हम यूज वहीं करते हैं जहां पर वर्ब नहीं होता है। सीधी बात है, एक ही लाइन में याद रखो, बाकी झोल झमेला हटा दो। जहां वर्ब दिखा वर्ब वाला स्ट्रक्चर चलेगा, वर्ब नहीं दिखा बी वाला स्ट्रक्चर चलेगा। बात सीधा साफ है और ज्यादा झोल झमेला नहीं करना है। इसी को शॉर्टकट में हम लोग लिख सकते हैं सर, सब्जेक्ट, शैल बी, विल बी, या अदर वर्ड डायरेक्टली, क्योंकि इतना चाहिए हटाओ, ये सब भी अदर वर्ड में बाद में गिनती हो सकता है, नहीं रहेगा तो फिर बात जो है सो वही लगा दो। जैसे एग्जांपल में मेरा भाई डॉक्टर बनेगा, अभी बोले थे सर कि बनेगा, रहूंगा, इस तरीके से जो भी रहेगा ना, गागी लगा, बनूंगा, रहूंगा, रहूंगी, बनेंगे, इस टाइप में उसका कोई मतलब नहीं होगा सर, बस हमको समझने के लिए गागी आ गया, समझ लिए। मेरा भाई डॉक्टर बनेगा, माई ब्रदर, क्योंकि संबंध बता रहा है मेरा भाई, माई ब्रदर। अब गागी से हमको पता चल गया सर कि विल बी, क्योंकि इतना बड़ा सेंटेंसेस से भी पता चला है और इसमें कहीं पर वर्ब नहीं है। डॉक्टर, एक डॉक्टर बनेगा एक ही बार में 10 गो नहीं बनेगा, डॉक्टर ही बोलेंगे। तो हम लोग पहले भी
और एन का यूज पढ़ चुके हैं, जिसको हम लोग गिन सकते हैं। उसमें ए इंग्लिश में दिखाता है लेकिन हिंदी में नहीं दिखता है, ठीक है ना। दिख भी सकता है नहीं, लेकिन इंग्लिश कहेगा कि हम जिसको गिनेंगे उसको दिखाएंगे ही दिखाएंगे। तो आ डॉक्टर लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस चीज को यहाँ पर समझे सर। अब एक और पॉइंट्स बाकी है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब हम लोग कभी बड़ा बड़ा जब ट्रांसलेशन देखते हैं ना, तब ये दिक्कत होता है। जब भी हम लोग बड़ा ट्रांसलेशन देखेंगे फ्यूचर में, तो बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करेगा उसमें। और हम लोग को कभी कभी ऐसा लगता है कि दो गो ट्रांसलेशन है कि मैं कोमा लगा दिया है तो हम लोग 2 बार हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे। जैसे इसमें हम लोग ऐसे सोच सकते थे, जैसे यहाँ एक एग्जाम्पल दिया हूँ, यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे तो परीक्षा में अच्छा अंक प्राप्त करोगे। यहाँ पर भी गागेगी, फिर से यहाँ पर गागेगी, तो हम सोचेंगे 2 जगह गागेगी है तो 2 जगह लगा देंगे शैल विल जो भी यूज होगा सो। लेकिन एक्चुअली में ये रूल्स काम नहीं करता है, एक ही जगह पर रूल्स काम करता है। तो इसी के लिए पहले हम लोग स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं, स्ट्रक्चर के बाद में इसका रूल्स समझा देंगे और फिर ये एग्जाम्पल, ठीक है। स्ट्रक्चर इसका क्या कहता है सर, इफ व्हेन बिकॉज etc, कोई भी एक्स्ट्रा बातें हो सकता है। उसके बाद में हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट पर बनाते हैं, उसके बाद में फ्यूचर इंडेफिनिट पर। यानी कि हमारे पास में यहाँ पर 2 टेंस का यूज करना पड़ेगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर यूज कर देंगे, ठीक है ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट मतलब ये नहीं कि खाली ये सर, इसका स्ट्रक्चर पहले ही समझा चुके हैं। जो सब्जेक्ट वर्ब होता है ऑब्जेक्ट, वो वाला चीज पे चलेंगे। और फिर फ्यूचर इंडेफिनिट में जो होता है सर, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब में शैल विल, उसके बाद में वर्ब ऑब्जेक्ट। तो दोनों का कंडीशन को मिक्स करके यूज करना होता है। कब सर, जब इस तरीके से कुछ रहेगा, यदि तो वेन, कब तुम, ये ऐसे करके बीच में कुछ घुसा देता है ना जिससे जुड़ जाता है, जिसमें तो आ गया है। तो इन्हीं में से कोई है, इफ वेन बिकॉज क्योंकि, ऐसे करके कुछ ऐड जब हो जाता है तब हम कैसे करेंगे, ये चीज को समझना मेन इंपॉर्टेंट है। इसका रूल्स क्या कहता है सर, किसी वाक्य में फ्यूचर की 2 घटनाओं की चर्चा हो। रूल्स में 2 घटना दोनों फ्यूचर में। एक भाग में इफ वेन इन केस एज सुन, यानी कि ज्यों ही। और भी कई तरह की बातें हो सकता है, जैसे इफ मैंने यदि होता है ना, मुझे जानते हैं यदि तो, वेन मैंने तब से, इन केस और भी किसी तरीके से कारक का यूज करवा देता है, या सुन ज्यों ही, एज लॉन्ग एज जब तक, ऐसे करके यूज हो जाता है। तो इन सभी के साथ आने वाला क्लॉज सिंपल प्रेजेंट अथवा प्रेजेंट इंडेफिनिट, सिंपल बोलो या तो फिर इंडेफिनिट बोलो, बताते की है ना। सिंपल प्रेजेंट या तो फिर इंडेफिनिट टेंस में होता है, पहला चीज। और दूसरा क्लॉज फ्यूचर इंडेफिनिट में होता है। ये क्लॉज वगैरह क्या होता है उसको हम पढ़ाएंगे आगे आने वाले टाइम में, ठीक है ना। अभी हम लोग को फिलहाल मैटर को समझना है, वो भी एक चैप्टर बनाया हुआ, उसमें बहुत सारा पॉइंट्स आएगा। इफ का बारे में पढ़ना है, फिर बिकॉज के बारे में, वेन के बारे में, और भी बहुत सारा रूल्स आएगा उसमें, ठीक है। तो वो सब अलग क्लास है। तो यहाँ पर हमने क्या किया सर, सिंपल सा रूल्स को हम छाड़ दिया। इंडेफिनिट में बनाएंगे पहला काम, दूसरा को फ्यूचर में करना है। ट्रांसलेशन भले ही दोनों फ्यूचर में रहेगा, काम हमें वो इंडेफिनिट में, एगो फ्यूचर इंडेफिनिट में, प्रेजेंट में एगो फ्यूचर में करेंगे। और वही एग्जाम्पल यहाँ है सर, यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे, यहाँ तक सर एक ट्रांसलेशन, जो कि फ्यूचर में साफ साफ दिख रहा है कि करोगे तो परीक्षा में अच्छा अंक प्राप्त करोगे या अच्छा अंक लाओगे, जो भी बोल सकते हैं, सेम प्रोसेस है। दोनों में गागेगी और यहाँ पर तो भी आगे सर। तो ऐसा सिचुएशन में हम क्या करेंगे, यदि आ जाए तो आ जाए, तो उन सब का हिंदी होता है इफ, जो कि आगे क्लास में हम लोग पढ़ाएंगे इस चीज को, ये चीज भी समझाएंगे बाद में कि इफ को और क्या क्या बोल सकते हैं, इट को क्या क्या बोल सकते हैं, वेन को क्या क्या बोल सकते हैं, बिकॉज को क्या बोलेंगे, इन ऑन, इतना जो भी कुछ चीजें आ सकता है वो सब चीजों के बारे में चर्चा चलेगा। लेकिन फिलहाल इसको समझते हैं। तो यहाँ पर पहले क्या सर, यदि, इफ मैंने यदि होता, ठीक है ना, इफ मैंने यदि और बाकी बीच में तो का यूज कर दिया, सबका एक अलग मतलब निकलेगा, ठीक है। यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे, तो यहाँ पर क्या सर, इफ यू लेबर हार्ड, तुम कठिन परिश्रम। यहाँ पर एक ही चीज को ध्यान से समझना, यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे, यहां तक में यदि का सर, इफ तुम कठिन परिश्रम करोगे, इतना तक देखो, यू लेबर हार्ड, ये कौन सा टेंस में बन गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तुम कठिन परिश्रम करोगे, इतना हो गया। ये लेबर हार्ड मतलब कठिन परिश्रम करना, तो तुम कठिन परिश्रम कर रहा है मतलब ये करता है, ये इसका ट्रांसलेशन हो गया नॉर्मल में।
तुम कठिन परिश्रम करता है तो परीक्षा में अच्छा अंक आ जाएगा, मतलब ये निकल रहा है इसका। तुम अगर कठिन परिश्रम करोगे तो यहाँ पर क्या निकल रहा है सर, यदि तुम कठिन परिश्रम करता है तो अच्छा अंक आएगा, ये वाला बात आ रहा है। हमको पहला सेंटेंस को समझना पड़ेगा थोड़ा सा। अगर गागी है, आपको समझने का झोल झमेला नहीं करना है, स्ट्रक्चर याद रखेंगे कि पहला वाला हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनाएंगे, तो उसमें तो कोई हेल्पिंग वर्ब आता ही नहीं है। तो यहाँ पर सीधा डायरेक्टली इफ हो गया यदि का, और यहाँ से यहाँ तक का पूरा गागी तक तुम समझ के चलोगे कि ये प्रेजेंट में है, गागी गायब है। तो यू की यू कठिन परिश्रम का लेबर हार्ड, ताकती है, तो वो हो गया सब कंप्लीट, उसका हेल्पिंग वर्ब नहीं आता उसमें। उसके बाद यहाँ सब चलेंगे। यू विल ऑब्टेन गुड मार्क्स इन द एग्जाम, तो परीक्षा में अच्छा अंक प्राप्त करोगे। अब यहाँ पर जो तुम था वही पूरा सेंटेंस के लिए यूज है, ना कि अलग अलग तुम, ठीक है ना, ये चीज को ध्यान देना है, ठीक है। यही वाला है यू, यहाँ पर भी यूज हो रहा है। यू विल ऑब्टेन मतलब कि तुम परीक्षा में, यू विल ऑब्टेन गुड मार्क्स अंक प्राप्त करोगे, कहाँ सर, परीक्षा में, इन द एग्जाम, इन द एग्जाम परीक्षा में। हमको सेंटेंस को पहले समझना पड़ेगा, दोनों को तोड़ देना, एगो प्रेजेंट के लिए समझ लो, एगो को फ्यूचर के लिए समझना। और पहले हम प्रेजेंट को बना लें सर, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट मेरा यही रहेगा पूरा यूज। तुम परीक्षा में अच्छा अंक प्राप्त करोगे, फिर यहाँ से फ्यूचर में हमारा टेंस ट्रांसलेशन बनाना है। तो यू विल ऑब्टेन गुड मार्क्स इन द एग्जाम, यहाँ से अलग, फिर यहाँ से थोड़ा सा अलग, दोनों का अलग अलग बनाओगे तब भी इसका जवाब बढ़िया से मिल पाएगा, नहीं तो फिर सवाल जवाब इसी में फंस जाओगे। ये सब सवाल थोड़ा सा हमको लॉन्ग जब बोलने का कोशिश करते हैं ना, इंग्लिश वगैरह बहुत ज्यादा हम लोग को यूज करना पड़ता है। तो इस चीज को ध्यान से समझ लिया होगा और बढ़िया से याद कर लेना स्ट्रक्चर, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट रहेगा ही रहेगा हम लोग, ठीक है।